हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम सीएसआर नेट फिजिकल साइंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं बेस्ड ऑन टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज का ये लेक्चर। इसमें हम 2 प्रॉब्लम्स को बेसिकली डील करने वाले हैं। ठीक है, एक थर्ड प्रॉब्लम और भी है जो 5 मार्क्स में पूछा गया था, बिल्कुल ईजी था वो क्वेश्चन। ठीक है, सो टुडेज वी विल डिस्कस अबाउट द टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी प्रॉब्लम्स, जिसमें हार्मोनिक ऑस्किलेटर एज वेल एज जो हाइड्रोजन एटम है, जब उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप प्लेस करेंगे एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विद द टाइम, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी टू फाइंड आउट द पार्टिकल इन सम अनदर स्टेट। ओके, तो ये हम लोगों ने करना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हार्मोनिक ऑस्किलेटर से। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था सीएसआर नेट में कि हमने एक 1D हार्मोनिक ऑस्किलेटर को, ठीक है, 1D हार्मोनिक ऑस्किलेटर को प्लेस कर रखा है। ठीक है, इट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to A e to the power minus t square by tau square। ये दे रखा है। इनिशियली इट इज इन द ग्राउंड स्टेट व्हेन द टाइम इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तब ये उस टाइम पर ग्राउंड स्टेट में था। एंड ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं? जीरो कैट से। ओके, नेक्स्ट है कि आपने प्रोबेबिलिटी बताना है दैट पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी is found out in the first excited state। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आपको? वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑस्किलेटर इज सब्जेक्टेड टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच वेरीज विद द टाइम। एंड सपोज करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। टाइम t इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पर जो ग्राउंड स्टेट है उसको जीरो कैट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर मौजूद है हार्मोनिक ऑस्किलेटर। तो आपने बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट टाइम इज इक्वल टू इन्फिनिटी द हार्मोनिक ऑस्किलेटर इज फाइंड आउट इन दिस स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये आपने कैलकुलेट करना है। तो देखो प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन यानी कि 0 से 1, तो ये मेरे पास हो जाएगा बेसिकली 1 बाय एच कट। ठीक है, 1 बाय आयोटा एच कट होगा यहाँ पे। एंड देन इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये लिमिट जाएगा ना, इनिशियल ये है, फाइनल ये है। ओके, फिर इसके बाद एच डैश एफ आई। ओके, एंड देन ई टू द पावर आयोटा ओमेगा एफ आई टी एंड देन डी टी मॉडुलस स्क्वायर। यहाँ पर एच डैश एफ आई को आप रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा बेसिकली 1, है ना। फाइनल तो यही है मेरे पास, फाइनल यहाँ पर होता है ना, तो फाइनल क्या है मेरे पास? 1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फिर इसके बाद एच डैश जो कि पर्टूर्ड हैमिल्टोनियन है, ऑब्वियसली वो टाइम का फंक्शन होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही है। एंड देन वी हैव 0। इसके अलावा ये जो ओमेगा एफ आई है इसका वैल्यू होगा ई एफ माइनस ई आई डिवाइडेड बाय एच कट। ठीक है, सो दीज आर द वैल्यूज। अभी देखो सबसे पहले बात ये आती है कि एच डैश का वैल्यू कितना होगा, मतलब पर्टूर्ड हैमिल्टोनियन जो टाइम का फंक्शन है वो इस केस में कितना है। तो बेसिकली जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इंट्रैक्शन हैमिल्टोनियन आ जाएगा। ठीक है, पी डॉट ई वैक्टर, जिसको आप लिख सकते हैं क्यू इंटू आर वैक्टर डॉट ई वैक्टर। ठीक है, यानी मेरे पास आ गया बेसिकली क्यू इंटू, ठीक है, ई, एंड देन वी हैव यहां से आ जाएगा एक्स। ओके, सो फ्रॉम हेयर q एंड देन a e टू द पावर माइनस का t स्क्वायर बाय टो स्क्वायर एंड देन वी हैव x। दिस इज द पोजीशन। ओके, पोजीशन वेक्टर ये हमारे पास डिनोट करेगा, जिसको हम ऑपरेटर फॉर्मुलिज्म से सोल्व करेंगे क्योंकि आपने इसको यहाँ पर जो h डैश को ऑपरेट करवाना है इस ग्राउंड स्टेट के ऊपर, है ना। तो बेस्ट सबसे मेथड जो है सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप इसको एक्सप्रेस कर लें इन द ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर के अंदर आप इसको एक्सप्रेस करेंगे लेडर ऑपरेटर्स में। सो दिस वाज अंडर रूट एच कट बाय 2m ओमेगा एंड देन वी हैव a प्लस में a डैगर। ओके, और अब यहां से आप जो है ना ये पार्ट कैलकुलेट कर लेंगे एच डैश एफ आई। सो एच डैश एफ आई आपके पास आ जाएगा 1 एंड देन एच डैश। तो एच डैश में ये पार्ट जो है ना क्यू ए ई टू द पावर माइनस टी बाय टू स्क्वायर अंडर रूट एच कट बाय 2m ओमेगा, ये मेरे पास में कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको आप बाहर ही रख लेंगे। एंड देन वी हैव a प्लस में a डैगर ऑपरेटेड ऑन द 0, मतलब ग्राउंड स्टेट। देखो यहां पर ये इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑपरेटर, इसको बोलते हैं रेजिंग ऑपरेटर। लोअरिंग ऑपरेटर जब हमारे पास ग्राउंड स्टेट पर ऑपरेट होगा तो रिजल्ट कितना देगा? 0, क्योंकि ग्राउंड स्टेट से लो तो हमारे पास कोई स्टेट है ही नहीं ना, तो रिजल्ट कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। सो 0 प्लस में एंड देन 1।
अब देखो नेक्स्ट ए डैगर जब ऑपरेट होगा ग्राउंड स्टेट पर तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ये फॉर्मूला आप अडॉप्ट करेंगे। ए डैगर अगर किसी nth स्टेट पर ऑपरेट होगा द रिजल्ट वुड बी √n+1 एंड देन n+1। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली मेरे पास आ जाएगा 1 एंड देन √0+1, तो ये मेरे पास 1 के इक्वल आ रहा है एंड दिस इनर प्रोडक्ट विल बिकम्स 1। ओके, तो ये 1 के इक्वल मेरे पास आ गया। मतलब ये जो कांस्टेंट वैल्यू आपको मिल रहा है ना, यही सेम टू सेम, दैट इज q a e to the power -t² एंड अंडर रूट में h कट अपॉन में 2m ओमेगा। दिस वाज द रिजल्ट। ओके, H' आपको मिलेगा। ओके, मल्टीप्लाई ये कांस्टेंट, यहां पर भी कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज दिस। तो ये आपको H' यहां से मिल चुका है। फिर इसके बाद बात करेंगे ओमेगा fi का। सो ओमेगा fi जो रहेगा दैट वाज द एनर्जी डिफरेंस। सो एनर्जी डिफरेंस है फर्स्ट एक्साइटेड, ओके, फर्स्ट एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट का एनर्जी डिफरेंस जो होगा। तो फॉर्मूला कितना होगा इस केस में, हाफ h कट ओमेगा, और यहां पर कितना होगा 3/2 h कट ओमेगा, है ना, n+½ ऑफ h कट ओमेगा। n का वैल्यू यहां पर 0, यहां पर 1, तो ये डिफरेंस हो गया। डिफरेंस विल बी 3/2 h कट ओमेगा -½ h कट ओमेगा, मतलब ये आ गया h कट ओमेगा एंड डिवाइडेड बाय h कट, तो ये आ गया ओमेगा के इक्वल। तो मान करके चलते हैं कि इस हार्मोनिक ऑस्किलेटर जो है इसका हमारे पास में एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है, ओमेगा के इक्वल, वही मेरे पास ओमेगा fi है। बस अब ये जितने भी वैल्यूज हमारे पास आ रही है ना, इनको यहां पर पुट करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व फॉर p0 to 1। ओके, सो पुट डाउन दीज टू वैल्यूज H' एंड ओमेगा fi इन दिस एक्सप्रेशन। तो बेसिकली मेरे पास आ जाएगा 1/h मॉडुलस स्क्वायर, ठीक है ना, h कट का स्क्वायर, क्योंकि मॉडुलस है ना बेसिकली यहाँ पे, तो आयोटा का मॉडुलस मेरे पास आ जाएगा -1 का मॉडुलस, मतलब ये बेसिकली मेरे पास आ जाएगा, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नाउ यहां से मेरे पास आएगा 1/h कट स्क्वायर, ओके, आयोटा h कट का होल स्क्वायर, दैट वाज -h कट स्क्वायर, बट मॉडुलस लगा हुआ है तो प्लस का h कट स्क्वायर। ठीक है, फिर देखो हमारे पास आएगा -∞ to ∞ H' जिसमें आप एक काम करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म्स है ना इनको अलग से रख लेंगे, ये कांस्टेंट, बट ये टाइम का फंक्शन है। तो टाइम का फंक्शन मतलब यहां पर जो है टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको इंटीग्रेशन करना ही है, तो ये वैल्यू आप यहां पर रखेंगे, तो मेरे पास आएगा e टू द पावर -t²/2²। देन इसके बाद e टू द पावर आयोटा ओमेगा fi मेरे पास ओमेगा के इक्वल है, t एंड देन dt, और मॉडुलस स्क्वायर और मल्टीप्लाई ये जो कांस्टेंट हमने रखा था ना, इसका स्क्वायर लेकर के इसको बाहर रख लेंगे, मतलब q² a² h कट अपॉन में 2m ओमेगा, ये मेरे पास आ रहा है। करेक्ट है। अच्छा, अभी देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, सो फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग q² a² अपॉन में 2m ओमेगा h कट और -∞ to ∞। एक्सपोनेंशियल्स में पावर ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, तो आप लिखेंगे e टू द पावर माइनस का, ठीक है, t²/2² प्लस में आयोटा ओमेगा t एंड देन dt मॉडुलस स्क्वायर। अब देखो ये जो वैल्यू है ना, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल से सोल्व होगा। एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल आता है जिसका यूज आप स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में भी करते हैं कई बार, ओके, एंड दैट इज -∞ to e टू द पावर -ax² प्लस bx इंटू dx। तो इसका वैल्यू होता है अंडर रूट में π/a एंड e टू द पावर b²/4 है। कंपैरिजन करने से मुझे पता चलता है यहां से कि जो a का वैल्यू है वो 1/2² के इक्वल है, और जो b का वैल्यू है बेसिकली जो x का कोफिशिएंट है, जो यहाँ टाइम का फंक्शन होगा, ठीक है, टाइम का जो कोफिशिएंट है दैट वाज आयोटा ओमेगा। तो इससे अगर मैं इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा तो मेरे पास आएगा अंडर रूट में π × 2², है ना, 1/a है ना, तो 1/2², तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, एंड देन वी हैव e टू द पावर b² दैट वाज -ω², आयोटा स्क्वायर माइनस, ठीक है, एंड देन डिवाइडेड बाय 4 और a, तो a का वैल्यू 1/2², तो ऊपर जाएगा तो 2² बन जाएगा। ये वैल्यू का आपने यहां रखना है। सो बेसिकली दिस इंप्लाइज दैट p0 to 1 इज इक्वल टू, यहां से आ गया q² a² डिवाइडेड बाय 2m ओमेगा h कट, ठीक है, और इसका स्क्वायर करना है बेसिकली। सो देखो मेरे पास आएगा π × 2² एंड देन वी हैव, ठीक है, e टू द पावर माइनस का ω² 2²/4 इंटू में 2। बताओ भाई, यहां पर स्क्वायर जब करोगे एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x का स्क्वायर कितना होता है, e टू द पावर 2x, तो वही तो है यहां पे 2 मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अब ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है 2 पर,
तो बेसिकली मेरे पास में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टो स्क्वायर एंड e टू द पावर माइनस का ओमेगा टो स्क्वायर बाय 2। ये मेरे पास में रिजल्ट है, बाकी चीजें मेरे पास कांस्टेंट हैं, ये रिजल्ट मेरे पास आ रहा है। ओके, तो यही रिजल्ट पूछा गया था, 4 ऑप्शंस में आपको दे रखे थे यही रिजल्ट, बस उसमें से आपको ऑप्शन टिक कर देना था। ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आपका पूछा गया था CSR नेट में। तो जैसे हमने हार्मोनिक ऑस्किलेटर के केस में अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही हाइड्रोजन एटम में भी आप अप्लाई कर सकते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उससे बेस्ड एक बार एग्जांपल देखते हैं। सो नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, हमारे पास हार्मोनिक ऑस्किलेटर के बाद अब हाइड्रोजन एटम है जो कि ग्राउंड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है इनिशियली व्हेन द टाइम t इज इक्वल टू -infinity, and then it is subjected to external electric field, and that value will be E node divided by t square plus tau square into z cap, है ना। z डायरेक्शन में हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया, ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू -infinity। तो अभी आपने बताना क्या है यहां से कि एट ए लेटर टाइम मीन्स व्हेन द टाइम इज ग्रेटर देन tau, ठीक है। तो आपने बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस हाइड्रोजन एटम will be found out in the 2p state। ओके, तो आपने आपसे बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एटम इन 2p स्टेट, ये आपने यहां से बताना है बेसिकली, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट एट ए वेरी मच लेटर टाइम। ओके, आप इसको t टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी कह सकते हैं एक तरीके से, मतलब हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो -infinity टू इन्फिनिटी जाने वाला है। ओके, ये क्वेश्चन मेरे पास है। सो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट वाज इक्वल टू 1/h कट स्क्वायर एंड देन -infinity टू इन्फिनिटी h डैश fi e टू द पावर आयोटा ओमेगा fi t एंड देन dt मॉडुलस स्क्वायर। करेक्ट है, यही फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अभी देखो, सबसे पहले बात करते हैं ओमेगा fi। सो ओमेगा fi सिंपली मेरे पास हो जाएगा ef माइनस ei डिवाइडेड बाई h कट। सो फाइनल जो एनर्जी है, देखो यहां पर n इज इक्वल टू 2 है, और इनिशियल जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो 100 से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम 1s स्टेट, तो n का वैल्यू कितना हो गया 1। तो फाइनल में n इज इक्वल टू 2 है, इनिशियल में n इज इक्वल टू 1 है, तो फॉर्मूला लगाएंगे -13.6 बाय h कट एंड देन 1/2 का स्क्वायर जो कि 4 हो जाएगा माइनस का 1। बताओ, -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही तो होता है ना, तो z का वैल्यू तो 1 हो जाएगा हाइड्रोजन एटम के लिए, और n का वैल्यू ये हमारे पास है, ठीक है। इस केस में 2, इस केस में 1। ओके, तो यहां से मेरे पास आएगा 13.6 बाय h कट एंड देन वी हैव 3/4। करेक्ट है, ये मेरे पास आ गया। तो एक काम करते हैं ना, इसको कुछ कांस्टेंट अज्यूम कर लेता हूं C1 के इक्वल, ठीक है। जस्ट एक कांस्टेंट है, आप इसको वैसे कैलकुलेट करके बता दीजिएगा यहाँ पे कितना वैल्यू आ रहा है। दैट वाज द वैल्यू ऑफ C1। अभी कैलकुलेटर नहीं है तो आप सिंपली इसको C1 से डिनोट करके लिख करके चलो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं h डैश। सो h डैश कितना हो जाएगा, पर्टूड हैमिल्टोनियन, तो सेम EE इंटू Z हो जाएगा इस केस में, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड Z डायरेक्शन में अप्लाई किया है ना, जैसे हार्मोनिक ऑस्किलेटर में तो x डायरेक्शन में अप्लाई किया था, तो EE इंटू x हो गया था। यहां पर कितना होगा, EE इंटू Z। ओके, अच्छा यहां पर देखेंगे नेक्स्ट, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है E, फिर इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वाज E नोड डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस में टो स्क्वायर, और Z का वैल्यू हो जाएगा r cos थीटा, बिकॉज जो हाइड्रोजन एटम के साथ जब आप डील करते हैं तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको कन्वर्जन करना पड़ता है। स्फेरिकल सिमेट्रिक केस है ना, तो इजी पड़ता है कैलकुलेशन। ओके, तो ये मेरे पास आ गया। अब यहां से जब आप h डैश fi निकालेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास आएगा बेसिकली फाइनल, देन h डैश, देन इनिशियल। चलो h डैश तो ये हमारे पास है, ओके, और इनिशियल कितना है, तो वो मेरे पास होगा psi 100। ग्राउंड स्टेट है ना, तो ग्राउंड स्टेट में वेव फंक्शन यही होगा मेरे पास में, ठीक है। एंड दैट वैल्यू इज 1/रूट पाई a नोड क्यूब एंड e टू द पावर माइनस का r बाई a नोड। सभी को वैल्यू याद भी होगा, ग्राउंड स्टेट के लिए वैल्यू होता है, करेक्ट है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब फाइनल में क्या होगा, तो देखो क्योंकि यहां पर 2p स्टेट है, तो 2p स्टेट के लिए हम लोग जानते हैं कि L का वैल्यू 1 होगा, सो दिस इंप्लाइज दैट M का वैल्यू -1, 0 और 1 तीनों में से कोई भी हो सकता है। क्योंकि तीनों में से कोई भी हो सकता है, इसका मीनिंग ये हो गया कि ये मेरे पास 3-फोल्ड डीजनरेट है, ये जो 2p स्टेट है। हाँ, अगर n इक्वल टू 2 की बात कर रहे हो तो वो 4-फोल्ड डीजनरेट होता, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास देखो 3 वेव फंक्शन आएंगे, वन इज psi 2 1 -1, psi 2 1
+1, ठीक है, 1 ही लिख लो इसको, ठीक है, एंड देन psi210। बताओ करेक्ट है ये चीज। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना है, हालांकि मैंने टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में बताया था आपको, देखो psi21 और sin211, तो जब m का वैल्यू +-1 होता है उसके लिए जो वेव फंक्शन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, ध्यान रखना है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। ओके, एंड व्हेन 210 यानी m का वैल्यू जब 0 होता है देन इट इज प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। करेक्ट है। तो अभी जब आप इसका वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा मेरे पास में, इंटीग्रेशन कितने 3 आएंगे इस केस में, क्योंकि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, कहां से कहां तक, 0 टू इन्फिनिटी, नेक्स्ट में आएगा 0 टू पाई, फिर 0 से 2 पाई। ओके, इसके बाद देखो फाइनल वाला वेव फंक्शन साई एफ, जो ये तीनों में से कोई एक एक हो सकता है ना, आप पुट करके देखेंगे यहाँ पे तो कौन सा सर्वाइव कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा। फिर इसके बाद एच डैश, तो एच डैश लिख दिया। फिर इसके बाद साई इनिशियल जो कि मेरे पास कितना है psi100, और फिर इसके बाद क्या आएगा डी टो विच इज r² dr sin थीटा d थीटा d फाई। करेक्ट है। अब इस इंटीग्रल को आपने देखना है कि साई एफ का जो है, एक बार हम ये वैल्यू पुट करें, एक बार ये वैल्यू और एक बार ये वैल्यू, कौन सा वाला सर्वाइव करेगा। ठीक है, अगर तीनों सर्वाइव करेंगे तो तीनों का इफेक्ट आपने देखना है, अगर एक कर रहा है तो उसकी वजह से आप फाइंड आउट कर लेंगे, अगर एक भी नहीं कर रहा तो इसका मीनिंग है प्रोबेबिलिटी जो है एटम की 2p स्टेट में फाइंड आउट करने कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, वो अभी ग्राउंड स्टेट में ही है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन करने पर वो हमारे पास 2p स्टेट में गया ही नहीं, अगर ये तीनों 0 आ जाते हैं तो। अब ये आप कैसे जज करेंगे कि वैल्यू 0 आएगी कि नॉन 0। तो एक बात आप समझ लीजिए, हाइड्रोजन एटम की प्रॉब्लम्स जब आप करते हैं तो कोई इंटीग्रल सर्वाइव करता है कि नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो एंगुलर पार्ट है वो सर्वाइव करेगा कि नहीं। एंगुलर पार्ट मींस जो थीटा वाला इंटीग्रेशन है, ठीक है, वो सर्वाइव अगर कर गया तो समझ लीजिए हाइड्रोजन एटम जो है उसमें ये जो वैल्यू रहेगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, चाहे आप मालूम कर लीजिए या नॉर्मलाइजेशन वाली कंडीशन, मतलब जो भी है ये सब वैल्यूज हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो अभी एक एक करके, एक बार psi21 यहां पर, एक बार 211 और एक बार 210 यहां पर पुट करके फिर देखना है एंगुलर पार्ट किसके लिए सर्वाइव कर रहा है, किसके लिए सर्वाइव नहीं कर रहा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर मैं यहां पर psi21 या फिर और psi211 की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास में बेसिकली जो h डैश fi आएगा इट इज प्रोपोर्शनल टू, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज प्रोपोर्शनल टू सिर्फ और सिर्फ एंगुलर पार्ट वी हैव टू चेक। ओके, तो 0 से पाई, अब देखो साई एफ जो है फाइनल, मतलब ये दोनों वैल्यूज ये प्रोपोर्शनल किसके है, साइन थीटा के, तो यहां से आएगा साइन थीटा। करेक्ट है। इसके बाद देखो एच डैश, तो परट्यूड हैमिल्टोनियन प्रोपोर्शनल है कोस थीटा के, तो यहां पर आएगा कोस थीटा। फिर इसके बाद psi100, ग्राउंड स्टेट में तो थीटा पर डिपेंडेंसी नहीं होती हमारे पास, ठीक है, तो यहां कुछ नहीं आएगा। फिर है डी टो जिसका वैल्यू होगा r² dr sin थीटा d थीटा d फाई, तो यहां से आएगा ओनली एंड ओनली sin थीटा d थीटा। ठीक है, सो इट इज प्रोपोर्शनल टू 0 से लेकर के पाई एंड देन sin² थीटा एंड cos थीटा d थीटा। करेक्ट है। क्या ये सर्वाइव करेगा, आप एक बार देख लीजिए। तो चेकआउट करने का एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं यहां से। बेसिकली क्या है ना कि अगर कोई भी आपको चेक करना होता है, ठीक है, ये एक फंक्शन है मेरे पास, ओके, तो ये फंक्शन कितना है, f ऑफ थीटा इज इक्वल टू sin² थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो अभी क्या करना है ना कि थीटा की जगह पर आपने रिप्लेस कर देना है, यहां पर अपर लिमिट कितना है, पाई है ना, सो पाई माइनस थीटा से आप इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप इससे रिप्लेस करेंगे तो बेसिकली मेरे पास आएगा f ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, एंड देन वी हैव sin² ऑफ पाई माइनस थीटा एंड देन कोस ऑफ पाई माइनस थीटा। बताओ करेक्ट है। अच्छा, अभी देखो यहां पे पाई माइनस थीटा का मीनिंग क्या हो गया हमारे पास, सो पाई माइनस थीटा का मीनिंग है आप सेकंड क्वाड्रेंट में हैं इस टाइम, और सेकंड क्वाड्रेंट में देखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो साइन होता है वो क्या है, पॉजिटिव, सो इट गिव्स मी पॉजिटिव वैल्यू, सो प्लस का sin² थीटा आएगा। करेक्ट है। और कोस क्या होता है, कोस यहां पर नेगेटिव, तो अगर कोस नेगेटिव आएगा तो माइनस का कोस थीटा आ जाएगा यहां से। ठीक है, तो मतलब मेरे पास आ गया -f ऑफ थीटा। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि f ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू -f ऑफ थीटा, तो हमेशा ध्यान रखना इंटीग्रल सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है, इंटीग्रल सर्वाइव नहीं करेगा, द वैल्यू विल बी 0। ये चेकआउट करने का एक तरीका है दरअसल। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो ये मतलब मेरे पास में पर्टर्बेशन
प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है, एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो हो जाएगा, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जीरो हो गया, ठीक है। तो ना तो हमारे पास वो एटम इस स्टेट में जाने वाला, ना ही इस स्टेट में जाएगा। अब इसके लिए एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो यहां पर क्या चीजें चेंज आ जाएंगी, देखो अगर हम लोग यहां पर psi 210 को कंसिडर करेंगे, देन दिस इंप्लाइज दैट कि जो h डैश fi आएगा इस बार इट इज प्रोपोर्शनल टू, अब की बार क्या होगा, देखो 0 to पाई, बस साइन थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा इस बार कोस थीटा, तो मेरे पास आएगा कोस स्क्वायर थीटा एंड देन साइन थीटा डी थीटा, करेक्ट है। और अभी देखो यहां पर अगर कोस स्क्वायर थीटा आ गया तो कोस स्क्वायर ऑफ पाई माइनस थीटा मींस कोस ऑफ पाई माइनस थीटा मल्टीप्लाई कोस ऑफ पाई माइनस थीटा, तो प्लस में आएगा इस बार, ये प्लस में और ये प्लस में, तो इस बार एफ ऑफ पाई माइनस थीटा कितना आ रहा है, प्लस एफ ऑफ थीटा, तो ये वैल्यू सर्वाइव करेगी। अब ये वैल्यू सर्वाइव करेगी, लेकिन इसका वैल्यू कितना होगा, यू हैव टू सोल्व दिस, ओके। आपको इसको देखो सोल्व करना पड़ेगा, कैसे सोल्व करेंगे अब उसमें मैं बताता हूं, ठीक है। इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, पुट डाउन द वैल्यू ऑफ, ठीक है, पुट डाउन द वैल्यू ऑफ हेयर साइन थीटा को पुट कर लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा को पुट करते हैं बेसिकली यहां पर हम लोग, ठीक है, साइन थीटा नहीं कोस थीटा को पुट करो, ठीक है। कोस थीटा को हम पुट कर देते हैं यहां पे बेसिकली टी के इक्वल, करेक्ट है। कोस थीटा को कितना वैल्यू पुट किया मैंने, टी के इक्वल, तो यहां से मेरे पास आएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी के इक्वल, करेक्ट है। अच्छा अब देखो यहां से लिमिट्स चेंज होंगी, बिल्कुल होंगी। जिस टाइम थीटा का वैल्यू 0 है तो यहां पर टाइम का वैल्यू हो जाएगा कोस 0 विच इज 1, और जब थीटा का वैल्यू हमारे पास पाई होगा तो टी का वैल्यू हो जाएगा -1, तो मतलब इंटीग्रेशन हो गया 1 से लेकर के -1, फिर इसके बाद कोस स्क्वायर थीटा विच इज टी स्क्वायर एंड देन साइन थीटा डी थीटा विच इज माइनस का डी टी। लेकिन मैं एक काम करता हूं प्लस डी टी लिख देता हूं, यहां पर मैं लिमिट्स को इंटरचेंज कर देता हूं, तो उससे माइनस साइन कंज्यूम हो जाएगा, तो -1 से लेकर के +1 कर लो। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है t³/3 होगा, लिमिट गोज फ्रॉम -1 से 1, सो द आंसर विल बी 2/3। तो ये इंटीग्रल कितना आ रहा है मेरे पास में 2/3। हाँ अगर आप फुल इंटीग्रल निकालना चाहते हैं, मतलब अभी आर का इंटीग्रेशन तो हुआ नहीं ना, इसके अलावा हमारे पास ना ही मैंने फाई का इंटीग्रेशन किया। अच्छा फाई का तो डायरेक्टली हो जाएगा, है ना, फाई का तो डायरेक्टली हो जाएगा डी फाई इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक बार फुल इंटीग्रेशन करके देखता हूं एच डैश एफ आई कितना आता है इसकी, क्योंकि इसके लिए सर्वाइव करना है ना बेसिकली, इसलिए ठीक है फुल एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। सो लेट मी डू द फुल इंटीग्रेशन। तो इसके लिए आपको पता रहना चाहिए कि साई 210 का वैल्यू कितना होता है। तो इसका वैल्यू मैं आपको बता दूं 1/√32 पाई ए नोड क्यूब है, देन r/a नोड, इसके बाद e टू द पावर माइनस का r/2 a नोड एंड कोस थीटा, ये वैल्यू हमारे पास आता है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस वैल्यू, ठीक है। देखो 1s 2s और 2p ये तीन तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद है साई 100 जिसका वैल्यू होगा 1/√पाई ए नोड क्यूब e टू द पावर माइनस r/a नोड, करेक्ट है। तो अभी देखो यहां पर जब मैं ये इंटीग्रेशन सोल्व कर रहा हूं बेसिकली, तो इसमें जो फाई वाला टर्म है ना, फाई का इंटीग्रेशन था वो तो सिंपली मेरे पास कितना हो गया 2 पाई के इक्वल, और जो थीटा वाला इंटीग्रेशन है उसका वैल्यू भी मैंने फाइंड आउट कर लिया, दैट वाज 2/3। अब क्या बचा मेरे पास, द इंटीग्रल ऑफ r, तो देखो 0 से इन्फिनिटी। अब देखो जो मेरे पास साई एफ है इसमें r का इंटीग्रेट, r का वैल्यू कितना आ रहा है, r पर डिपेंडेंसी किस टाइप से है, देखो यहां पर ये r है, देन e टू द पावर माइनस का r/2 a नोड, ओके r/2 a नोड, फिर देखो h डैश के अंदर h डैश में आ रहा है मेरे पास r, ओके फिर इसके बाद बताओ साई 100 में e टू द पावर माइनस r/a नोड, करेक्ट है, एंड देन dr, और r² भी, r² dr होता है ना वॉल्यूम एलिमेंट में, तो ये मेरे पास आएगा r का इंटीग्रेशन। ये मेरे पास थीटा का वैल्यू सोल्व हो चुका है, थीटा इंटीग्रेशन, और ये फाई इंटीग्रेशन है। अच्छा कुछ कांस्टेंट्स बचते हैं यहाँ पे, कौन कौन से, देखो एक तो ये वाला कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है ना, सो 1/√32, और देखो ये ना रूट पाई ए नोड क्यूब, यहां से रूट पाई ए नोड क्यूब मल्टीप्लाई होंगे ना, तो यहां पर आ जाएगा पाई ए नोड क्यूब, करेक्ट है। फिर इसके बाद क्या होगा, यहां से देखो 1/a नोड, तो यहां पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 1/a नोड, करेक्ट है। फिर इसके बाद कुछ और भी टर्म्स बचती हैं, देखो ई नोड, तो यहां लिखेंगे ई नोड, देन हमारे पास आएगा अपॉन में t² + τ², सो t² प्लस में τ², और ये कोस थीटा था वो तो थीटा वाले इंटीग्रल में कंज्यूम हो चुका है, करेक्ट है। इसको आपने सोल्व करना है। बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस कंप्लीट, ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू मेरे पास है 0 to ∞ r⁴ एंड e टू द पावर माइनस, ये मेरे पास हो जाएगा -3r/2 a नोड एंड देन dr। बताओ एक बार, देखो r × r × r², r टू द पावर 4, और एक्सपोनेंशियल में ये मेरे पास आ गया।
अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग जो है जनरल फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं, जो होता है 0 से इन्फिनिटी x की पावर n e टू द पावर माइनस ax dx। इसका वैल्यू होगा n फैक्टोरियल अपॉन में a की पावर n प्लस 1। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आएगा 4 फैक्टोरियल, क्योंकि n का वैल्यू 4 है इस केस में, डिवाइडेड बाय a का वैल्यू यहां पर है 3/2a नोड, तो यहां लिखेंगे देखो 3/2a नोड, और इसका पावर कितना आएगा n प्लस 1, यानी 4 प्लस 1 विच इज 5। सो ये वैल्यू आ गया 4 फैक्टोरियल 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5 एंड a नोड की पावर 5। बताओ करेक्ट है क्या? इसका वैल्यू हम लोगों ने सोल्व कर लिया है, बिल्कुल। ओके, अब जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको आप बाहर ले लीजिए। ठीक है, अच्छा कुछ कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है यहां पे? कैंसिल आउट देख लो एक बार, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और है, अच्छा ठीक है, ये जो है ना, ये a नोड की पावर 5 भी तो ऊपर ही जाएगा ना, सो a नोड की पावर 5 ऊपर जाएगा बेसिकली। तो ये a नोड की पावर 5 और यहां से a नोड की पावर 4 कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो आप इसको बेसिकली कैंसिल आउट कर सकते हैं, इससे a नोड पर कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो क्या बचेगा आपके पास? देखो ये क्या वैल्यू सोल्व हो रही है, दिस इज द वैल्यू ऑफ h डैश fi। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ h डैश fi, सोल्व हो चुका है, दिस इज कंप्लीट h डैश fi। और अब हम प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले में हम लोग इसको पुट करेंगे, p इज इक्वल टू 1/h² इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास क्या था, h डैश fi, जिसका ये वैल्यू मेरे पास आ रहा है। ठीक है, सो 4 फैक्टोरियल 2 की पावर 5 a नोड अपॉन 3 की पावर 5। इसके बाद यहां से देखेंगे तो 4π/3। ओके, इंटू में उधर से देखेंगे 1/32 एंड देन पाई। ठीक है, एंड e इंटू ई नोड, ये मेरे पास आ, दिस आर द कांस्टेंट टर्म्स, दिस आर द कांस्टेंट टर्म्स। फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर इसके बाद हमारे पास है यहां पर 1 में t² प्लस τ², ये कंप्लीट h डैश fi है। ओके, फिर इसके बाद e टू द पावर आयोटा ओमेगा fi, तो ओमेगा fi को तो मैंने कुछ c1 अज्यूम कर लिया था ना, कांस्टेंट वैल्यू था, तो यहां पर c1 के इक्वल मैं अज्यूम कर लेता हूं। देन इसके बाद था t एंड देन dt मॉडुलस स्क्वायर, यहां पर भी मॉडुलस स्क्वायर। बताओ, दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक काम करते हैं, ये पूरा भी टर्म भी कांस्टेंट ही आ रहा है, तो इसे कुछ अज्यूम कर लेता हूं, लेट अस कॉल इट एज c2, है ना, ये इसको c2 मैंने अज्यूम कर लिया, तो मेरे पास यहां से आ रहा है देखो c2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय h², करेक्ट है। इसके बाद देखो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, परफॉर्म क्या करना है आपने, e टू द पावर आयोटा c1t डिवाइडेड बाय t² प्लस τ² एंड देन dt एंड इसका मॉडुलस स्क्वायर, ये मेरे पास आंसर है। ये इंटीग्रेशन अगर आप परफॉर्म कर लिए, आपका आंसर आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, नाउ टू सोल्व दिस इंटीग्रल, ये टाइम डोमेन में है, एक काम कर सकते हैं हम इस पर, यहां पर इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में मैं इसको इजीली सोल्व कर सकता हूं बाय यूजिंग द कोची रेजिड्यू थ्योरम। कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसके बाद आएगा e टू द पावर आयोटा c1 और t की जगह पर z लिखेंगे, डिवाइडेड बाय z² प्लस τ² एंड देन d। ठीक है, dz। ओके, ये मेरे पास आएगा। तो इस इंटीग्रल को आपने सोल्व करना है, तो सबसे पहले आप पोल्स फाइंड आउट करेंगे, तो पोल्स आएगा आपके पास z² प्लस τ² इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा 2। करेक्ट है, ये आएगा आपके पास। अब इसमें देखो यहां पर z इज इक्वल टू माइनस आयोटा 2, ये जो है हमारे पास जो सेमी सर्कल बनेगा ना, ठीक है, कंटूर, उसके वो हमारे पास कैसा बनेगा, अपर हाफ प्लेन में इस टाइप से। ठीक है, तो अगर ये अपर हाफ प्लेन में बनेगा तो यहां पर प्लस आयोटा 2 और यहां पर होगा मेरे पास में माइनस आयोटा 2। सिंस दिस लाई आउटसाइड दिस कंटूर, तो दैट्स वाई ये हमारे पास में इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना दे देगा, 0, और यही सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, तो हम एक काम करेंगे, इसके अबाउट रेजिड्यू देख लेते हैं कितना आता है। सिंपल पोल है ना, तो रेजिड्यू का क्या फॉर्मूला होगा, रेजिड्यू का फॉर्मूला होगा, ठीक है, यहां पर z की जगह पर टाइम है ना बेसिकली, तो हम लिखेंगे, ठीक है, z माइनस z नोड, जो कि हमारे पास आयोटा 2 होगा। फिर इसके बाद e टू द पावर आयोटा c1z डिवाइडेड बाय a² प्लस b² को लिख सकते हैं a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b, तो आप लिखेंगे z प्लस आयोटा 2 एंड z माइनस आयोटा 2, एंड दिस यू शुड हैव टू कैलकुलेट एट z इज इक्वल टू प्लस आयोटा 2। करेक्ट है, देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और अब z इज इक्वल टू आयोटा 2 अगर हम यहाँ रखेंगे तो मेरे पास आएगा e टू द पावर आयोटा इंटू आयोटा माइनस 1, सो माइनस c1 एंड देन टो डिवाइडेड बाय एंड देन वी हैव 2 आयोटा 2। तो इस इंटीग्रल का वैल्यू कितना हो गया, इस इंटीग्रल का वैल्यू हो गया रेजिड्यू इंटू 2 पाई आयोटा। ठीक है, सो ये 2 आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो आपके पास आएगा पाई अपॉन टो एंड ई टू द पावर माइनस C1 टो। ठीक है, और क्योंकि इसका स्क्वायर लगा रखा है, मॉडुलस स्क्वायर, सो नाउ दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू, ठीक है, जो कि कहां से कहां जा रहा है, 1s से लेकर के 2p। ठीक है, सो द फाइनल आंसर विल बी C2 स्क्वायर अपॉन H मॉडुलस स्क्वायर, ठीक है, H कट स्क्वायर, एंड देन वी हैव पाई स्क्वायर बाय टो स्क्वायर एंड ई टू द पावर माइनस 2C1 टो। फाइनल आंसर है, बताइए, दिस वॉज द फाइनल आंसर। करेक्ट है, पूछा नहीं गया अब तक किसी एग्जाम के अंदर, बट आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करेंगे जो कि बेस्ड रहेगा हमारे पास CSR नेट का PYQ जो है वो पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक, नाउ दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन जो CSR नेट में पूछा गया है। इसमें एक कांस्टेंट परटर्बेशन गिवन है विच इज H डैश। तो आपसे पूछा गया है अगर टाइम को डबल कर दिया जाए तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगा ट्रांजिशन का वो कितना हो जाएगा। ये हम थ्योरी पार्ट में देख चुके हैं, है ना। इससे जो पहले हमने लेक्चर अपलोड किया था टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, वहां पर मैंने आपको बताया था अगर कांस्टेंट सडन अप्रोक्सीमेशन होता है, इन दैट केस द प्रोबेबिलिटी PFI बेसिकली इज प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर आ जाएगा। यही आता है ना, प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर। तो आप उस लेक्चर में जाके देख सकते हैं, मैंने इसका प्रूफ भी आपको करवाया है। तो अगर ये डबल हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, क्वाड्रपल्ड। ओके, दिस वाज द आंसर। तो होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डीजनरेट जो परटर्बेशन थ्योरी है उससे बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट में जहां सेकुलर मैट्रिक्स बनती है। तो CSR नेट के PYQs हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।